अरुण सर, जीएस मुझे हर बार हरा देती है। इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी स्कोर वही का वही। तुम जीएस याद तो रख सकते हो, लेकिन तुम गलत तरीके से पढ़ते हो। इसीलिए RWA 2.0 लेकर आया है जीएस फाउंडेशन बैच, लर्निंग का एक सिनेमैटिक तरीका जहां हर कॉन्सेप्ट नेचुरली क्लियर हो जाता है। सो जॉइन RWA 2.0। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां हजारों मील दूर से आए कुछ जहाजों ने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं कि कैसी मुट्ठी भर पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। और ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत रसोई से जुड़े एक मजेदार सवाल से करते हैं। अच्छा। कभी सोचा है कि हमारे खाने में जो लाल मिर्च का तीखापन है या जो आलू समोसे की जान है, क्या वो हमेशा से भारतीय थे? ये तो सोचने वाली बात है। शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये दोनों ही चीजें भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। सही कहा। और ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, पर ये उस तूफान की बस एक छोटी सी लहर थी जो पुर्तगाल से उठा था। हाँ बिल्कुल। और आज हमारी बातचीत का मकसद भी इसी कहानी की परतों को खोलना है। ये सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं होगी, नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे व्यापार, ताकत और कह सकते हैं कि लालच ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? चलिए उस एक साल से शुरू करते हैं जब एक घटना ने यूरोप को भारत तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो कहानी का शुरुआती बिंदु है साल 1453। हाँ। उस दुनिया की कल्पना करते हैं भारत और यूरोप के बीच सारा व्यापार जमीन के रास्ते से हो रहा है। मसाले और रेशम से लदे हुए कारवां रेगिस्तान और पहाड़ पार करके यूरोप पहुंचते हैं। एक लंबा, मुश्किल पर सदियों से चला आ रहा सिस्टम। और 1453 में इस पूरे जमे जमाए सिस्टम पर एक जोर का झटका लगा। क्या हुआ था? तुर्की के सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसे हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये यूरोप के लिए एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बंद होने जैसा था। मतलब जो जमीनी रास्ते थे वो बंद हो गए? हाँ, वो रास्ते अब बंद हो चुके थे और यूरोप में भारतीय मसालों के लिए हाहाकार मच गया। काली मिर्च तो समझिए सोने के भाव बिकने लगी थी। तो मतलब यूरोप को मसालों की सख्त जरूरत थी और पुराना रास्ता बंद था। बिल्कुल। और यहीं पर पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर की एंट्री होती है। हाँ, उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि अगर जमीन का रास्ता बंद है तो क्या हुआ, हम समंदर के रास्ते भारत पहुंचेंगे। पर ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। थी, लेकिन ये कोई ख्याली पुलाव नहीं था। इसके पीछे एक पक्का प्लान था। हेनरी ने जहाज बनाने वालों, नक्शा बनाने वालों और नाविकों की एक पूरी टीम तैयार की। और इसी मेहनत का पहला बड़ा नतीजा मिला 1487 में। बार्थोलोमियो डियाज नाम का एक नाविक तूफानों से लड़ता हुआ अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने तक पहुंच गया। अच्छा। उस जगह का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप, आशा की किरण। हाँ, आशा की किरण, क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि भारत का रास्ता यहीं से होके गुजरेगा। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और इस आशा की किरण के बिकने के करीब 10 साल बाद 1498 में वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 90 दिनों की एक जानलेवा समुद्री यात्रा के बाद केरल के कालीकट तट पर पहुंच गया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। बिल्कुल। कहते हैं कि इस सफर में एक गुजराती नाविक थे, अब्दुल मजीद। उन्होंने उनकी काफी मदद की थी। जी हाँ, ये सच है। और जब वो कालीकट पहुंचे तो वहां के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। लेकिन वहां पहले से जो अरब व्यापारी थे, हाँ, उन्हें ये नया कंपटीशन बिल्कुल रास नहीं आया। जाहिर सी बात है, कोई अपने धंधे में नई हिस्सेदारी क्यों चाहेगा? बिल्कुल। लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे हैरान करने वाली बात इसका नतीजा था। हाँ। जब वास्को डी गामा मसाले लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा तो हिसाब लगाया गया। हाँ। जानते हो उसे कितना मुनाफा हुआ? कितना? 10 गुना? 20 गुना? 60 गुना। उसकी पूरी यात्रा पर जितना भी खर्च हुआ था उसने उसका 60 गुना कमा लिया। 60 गुना? अरे बाप रे,
ये तो किसी खजाने के मिलने से भी बड़ी बात हो गई। बिल्कुल। इस एक खबर ने तो पूरे यूरोप में आग लगा दी होगी। हर कोई सोच रहा होगा कि हमें भी भारत जाना है। हाँ, ये खबर आग की तरफ फैली। अब हर देश, हर राजा, हर व्यापारी सब भारत पहुंचना चाहते थे। पुर्तगाल ने रास्ता खोजा था और अब वो इस खजाने पर किसी और की नजर नहीं पड़ने देना चाहता था। उन्होंने तय किया कि इस रास्ते पर अब सिर्फ उनका कब्जा होगा। और कब्जा करने के लिए सिर्फ व्यापार से तो काम नहीं चलता, नहीं, ताकत दिखानी पड़ती है। तो 1505 में उन्होंने अपना पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत भेजा। इसका मिशन क्या था? अल्मीडा एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं कि क्रूर नीति लेकर आया था, जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। हाँ, उसका मानना था कि जमीन पर किले बनाने से कुछ नहीं होगा, असली ताकत समंदर पर कब्जा करने में है। जो समंदर का मालिक वही व्यापार का मालिक, ये उसका मूल मंत्र था। तो क्या ये कहना सही होगा कि पुर्तगालियों ने ही वो प्लेबुक लिखी जिसे बाद में अंग्रेजों ने इस्तेमाल करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया? बिल्कुल। यानी समंदर पर कंट्रोल करो और जमीन तुम्हारी हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये वही ब्लूप्रिंट था। पुर्तगाल ने वो खेल शुरू किया जिसे बाद में डच, फ्रांसीसी और खासकर अंग्रेजों ने एक नए लेवल पर खेला। अल्मीडा ने नींव रखी, लेकिन असली इमारत किसी और ने खड़ी की। तो अल्मीडा ने समंदर तो कब्जे में कर लिया, पर सिर्फ पानी पर राज करके तो साम्राज्य नहीं बनता। नहीं बनता। आपको जमीन पर एक अड्डा चाहिए, एक हेडक्वार्टर। तो इस कहानी में अगला बड़ा खिलाड़ी कौन था जिसने ये काम किया? वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 में गवर्नर बनकर आया। अच्छा। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। और ये सिर्फ एक कमांडर नहीं था, वो एक साम्राज्य बनाने के विजन के साथ आया था। तो उसने क्या किया? उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। गोवा को? हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। गोवा एक बेहतरीन बंदरगाह था और भारत के पश्चिमी तट पर बिल्कुल सही जगह पर था। गोवा जीतने के अलावा उसने कुछ और भी बड़े फैसले लिए थे ना, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना। हाँ, उसने अपने इलाकों में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, लेकिन उसके एक और फैसले का असर बहुत गहरा हुआ। वो क्या था? उसने पुर्तगाली मर्दों को भारतीय औरतों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। अच्छा। इसके पीछे क्या सोच थी? उसकी सोच थी कि इससे एक ऐसी मिलीजुली आबादी पैदा होगी जो पुर्तगाल की वफादार भी होगी और स्थानीय माहौल को भी समझेगी। ये भारत में अपनी जड़ें जमाने का एक तरीका था। ये सुनने में तो बड़ा प्रगतिशील लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे की मंशा वाकई सामाजिक सुधार थी या फिर अपनी संस्कृति को स्थानीय लोगों पर थोपने का एक तरीका था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इतिहासकार मानते हैं कि इसमें दोनों बातें थी। ऊपरी तौर पर यह सुधारवादी लगता था, लेकिन असल मकसद अपनी पकड़ मजबूत करना ही था। इसके बाद एक और गवर्नर आया, नीनू डे कुन्हा। उसने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो राजधानी गोवा बन गई? हाँ, और इसके साथ ही गोवा अगले 450 सालों के लिए भारत में पुर्तगाल का पावर सेंटर बन गया। तो अब उनके पास समंदर की ताकत भी थी और जमीन पर एक मजबूत हेडक्वार्टर भी। उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया? मैंने एक कार्टेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है, वो क्या था? कार्टेज सिस्टम उनकी समुद्री दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत था। दादागिरी? जी, ये एक तरह का परमिट था। हिंद महासागर में किसी भी भारतीय या अरब व्यापारी को अपना जहाज ले जाना है तो उसे पुर्तगालियों को पैसा देकर ये कार्टेज खरीदना पड़ता था। और अगर कोई ना खरीदे तो उसका जहाज या तो लूट लिया जाता था या समुद्र में डुबो दिया जाता था। सीधी सीधी हफ्ता वसूली थी ये। एक मिनट, आप कह रही हैं कि मुगल बादशाह अकबर, हाँ, जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, उसे भी समंदर में जाने के लिए इन लोगों से इजाजत लेनी पड़ती थी? बिल्कुल। ये तो गजब की बात है। मतलब जमीन के राजा और समंदर के राजा अलग अलग थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनकी नौसेना का दबदबा किस लेवल का था। लेकिन कहानी सिर्फ लूट और लड़ाई की नहीं है। अच्छा। वो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें भी लाए जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे कि? प्रिंटिंग प्रेस। मैंने पढ़ा है कि 1556 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में उन्होंने ही लगाई। जी, ये तो ज्ञान और जानकारी के लिए क्रांति जैसा था।
बहुत बड़ा कदम था ये। और खाने पीने की चीजों की तो हम बात कर ही चुके हैं, तंबाकू, पपीता, काजू और सबसे जरूरी आलू और लाल मिर्च। हाँ, मतलब हमारे खाने का स्वाद जो हमें इतना देसी लगता है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमें पुर्तगालियों की देन है। आलू के बिना समोसा, मिर्च के बिना सब्जी, सोचकर भी अजीब लगता है। और आर्किटेक्चर का क्या? गोवा की चर्च तो आज भी बहुत मशहूर हैं। हाँ, चर्च बनाने की वो भव्य गॉथिक शैली भी वही लेकर आए। तो एक तरफ वो भारत की दौलत लूट रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह का सांस्कृतिक लेन देन भी हो रहा था। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा ताकतवर नहीं रहता। 16वीं सदी के आखिर तक उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। और जब वो इतने ताकतवर थे, समुंदर पर कब्जा, मुगलों से भी टैक्स, तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? ऐसा क्या गलत हुआ? उनके पतन के बीज असल में उनकी अपनी ही नीतियों में थे। मतलब? सबसे बड़ी वजह थी उनकी धार्मिक कट्टरता। उन्होंने गोवा में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, जिससे स्थानीय लोग उनके खिलाफ हो गए। अच्छा। दूसरा, उनके अधिकारी और नाविक व्यापार के साथ साथ समुद्री डकैती में भी शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी साख खुद ही खत्म कर ली। तो ये तो हुई अंदरूनी वजह। क्या बाहर से भी कोई चुनौती थी? हाँ, और यही सबसे बड़ा कारण बना। अब मैदान में नए और ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आ गए थे, डच और अंग्रेज। बिल्कुल। और वो एक बिल्कुल अलग गेम खेलने आए थे। पुर्तगाली लुटेरों की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज और डच एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के मॉडल पर काम कर रहे थे। उनके जहाज बेहतर थे, उनकी व्यापारिक नीतियां ज्यादा टिकाऊ थीं। पुर्तगाली इस नए कंपटीशन के सामने टिक ही नहीं पाए। और देखते ही देखते वो सिर्फ गोवा, दमन और दीव जैसे छोटे इलाकों में सिमट कर रह गए। हाँ, और उनका अंत भी बड़ा दिलचस्प है। वो भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और जाने वाले आखिरी भी। बिल्कुल। 1947 में भारत आजाद हो गया, पर उन्होंने गोवा छोड़ने से मना कर दिया। अच्छा। आखिरकार 1961 में भारत सरकार को ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा और सेना भेजकर गोवा को आजाद करवाया गया। तो इस तरह भारत से यूरोपीय राज का आखिरी निशान भी मिट गया। हाँ, बिल्कुल। क्या कहानी है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो 1453 में एक रास्ता बंद होने से ये सब शुरू हुआ। वास्को डी गामा ने 60 गुना मुनाफे का लालच दिखाकर यूरोप को भारत का रास्ता दिखाया। फिर अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी और अल्बुकर्क के गोवा जीतने से साम्राज्य की नींव पड़ी। सही। उन्होंने कार्टिज से समंदर पर राज किया, हमें आलू मिर्च दी, और आखिर में अपनी ही गलतियों और अंग्रेजों के आने से उनकी ताकत खत्म हो गई और 1961 में उनकी कहानी का अंत हुआ। एकदम सटीक। और इस पूरी बातचीत के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने बात की कि पुर्तगाली भारत में आलू और मिर्च जैसी चीजें लेकर आए, लेकिन वो यहाँ से ऐसा क्या ले गए जो कहीं अधिक मूल्यवान था? शायद भारत की दौलत से भी कीमती एक आइडिया। क्या आइडिया? ये आइडिया कि जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। जरा सोचिए, क्या अंग्रेजों की 200 साल की हुकूमत की कहानी इसी एक आइडिया की नींव पर नहीं लिखी गई?